हमारा चैनल का नाम है समझ ही अंतिम उद्देश्य। इसका तात्पर्य यह है कि समझना ही हमारा लास्ट गोल है ना? तो इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की जितनी भी पुस्तक हैं, हर विषय की पुस्तक को, हर एक पाठ को पहले तो हम लोग समझेंगे, फिर हर एक क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है? लाइन बाय लाइन हर एक पुस्तक को पढ़ेंगे। तो समझ पा रहे होंगे कि मनुष्य और जानवर में एक ही फ़र्क है, वो है समझ। तो समझ को बढ़ाना है, तभी हम जानवर से मनुष्य की यात्रा को पूरा कर पाएँगे, है ना? अन्यथा हम जानवर ही रह जाएँगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग साथ चलते हैं और समझ को अपने जीवन में लाते हैं, है ना? पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी के द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल चुका है ना? और बदल रहा है, ठीक है? लगभग 22 से अधिक कंट्री के लोग जुड़े हुए हैं आचार्य जी से, है ना? 22 से अधिक कंट्री के लोग, जिसमें विद्यार्थी भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। तो पहले हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी के बारे में। आचार्य प्रशांत जी क्या है? एक इंडियन फिलोसोफर हैं और एक ऑथर हैं, जिन्होंने 160 से अधिक पुस्तकें लिखी है ना? उनका एज अभी 47 ईयर का है। एजुकेशन उनका क्या है? वे सिटी मॉन्टेसरी से स्कूल से इंडियन इंस्टीट्यूट मतलब आईआईटी क्लियर किए हुए हैं, आईएएस क्लियर किए हुए हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर किए हुए हैं, ठीक है ना? गेट, आईआईएम सारा एग्जाम जो टॉप इंडिया का टॉप एग्जाम होता है, वो आचार्य जी क्लियर किए हुए हैं, है ना? आगे देखते हैं कि आचार्य जी का जो आप देख पा रहे होंगे कि गीता मिशन में आचार्य जी से कितने स्टूडेंट बेनिफिट हो चुके हैं। अभी बेनिफिटेड स्टूडेंट्स बेनिफिटेड 1.3 लाख स्टूडेंट बेनिफिट, इतने स्टूडेंट को बेनिफिट मिल चुका है ना? 160 से अधिक पुस्तक आचार्य जी की पब्लिश हो चुकी है। सोशल मीडिया पर 90 मिलियन फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर कितने व्यूज हैं? 44.4 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है? वॉच आवर 100 मिलियन लोग, 100 मिलियन घंटे आचार्य जी को देख सकते पाए हैं, ठीक है ना? आर्टिकल्स हैं आचार्य जी के 10,000 से अधिक, स्क्रिप्चर्स कवर किए हैं आचार्य जी ने 65 से अधिक स्क्रिप्चर्स, एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं आचार्य जी की 2,500 एक्सक्लूसिव वीडियोस, पॉडकास्ट सब, है ना? और देखिए यूट्यूब पर आचार्य जी की सब्सक्राइबर है 66 मिलियन, फेसबुक पर 12 मिलियन फॉलोवर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ट्विटर पर भी हैं 1.5 मिलियन फॉलोवर्स, व्हाट्सएप चैनल पर 500 के फॉलोवर्स है, 500,000 फॉलोवर्स हैं, थ्रेड्स पर 570 के फॉलोवर्स हैं, है ना? अब आगे देखते हैं। देखिए आचार्य जी के लगभग 22 क्या है चैनल्स हैं, उनमें से पहला क्या है? रशियन चैनल है, रशिया भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, चाइनीज भाषा में भी आचार्य जी का चैनल है, फ्रेंच में है, स्पेनिश, जर्मन, गुजराती, बंगला, कन्नड़, तेलुगु, है ना? देखिए तमिल, मराठी, मलयालम, पंजाबी, ठीक है ना? एक प्रकृति के बारे में स्पेशल चैनल है, राष्ट्र धर्म पर चैनल है, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान अगर यदि आप लेना चाहते हैं तो उस पर चैनल है ना? फिर आपका स्क्रिप्चर्स एंड साइंस के ऊपर चैनल है, शक्ति जो महिलाओं के लिए एक चैनल है, ब्रेकिंग न्यूज उस पर एक चैनल है, आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है इंग्लिश में, और एक हिंदी में है आचार्य प्रशांत करके एक चैनल है। टोटल 22 से अधिक चैनल हैं आचार्य के, है ना? अब 160 से अधिक वो पुस्तकें जो आचार्य जी ने लिखी है, वो उसकी बात करते हैं, ठीक है ना? तो विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये पुस्तक है, विद्यार्थी जीवन। देखिए ये क्या पुस्तक का क्या नाम है? विद्यार्थी जीवन। ये पुस्तक आप अवश्य ही पढ़ें, है ना? आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, बेस्ट सेलर बुक है ना? देखिए आपको इसमें क्या क्या टॉपिक हैं वो आपको देखने को मिलेगा। डर बहुत लगता है, अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ने बैठता हूँ मन नहीं लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना ढंग का काम मिलता है, मोटिवेशन का बाजार गर्म है, मतलब ये टॉपिक्स हैं। इसे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, ठीक है? मैं सबको बोलने लगूँ तो अभी बहुत समय लग जाएगा, और काफ़ी बुक्स के बारे में आचार्य जी की आपको अभी बताने वाला हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके जीवन को परिवर्तन करने में, है ना? ये टॉपिक है विद्यार्थी जीवन, जो पुस्तक है इसका टॉपिक ये है, चैप्टर 22 तक है, ठीक है? आप देखिए दूसरा बुक क्या है? आचार्य प्रशांत विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के साथ आचार्य प्रशांत जी कैसे बात किए हुए हैं, ये टॉपिक है ना? आईटीएंस सीजन एट आईटीएंस मीट आईटीएंस, है ना? आईटीएंस ने मिला आईटीएन से, ठीक है ना? आचार्य जी भी आईटीएन है, और आईटीएन द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया वो यहाँ पर है, और उनके जवाब आचार्य जी ने दिया है, वो है ना? फिर डिकोडिंग सक्सेस के ऊपर एक बुक है ना? ये भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, ठीक है? सफलता एक पुस्तक है जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्वाला, यदि आप महान पुरुषों के छत्र छाया में रहोगे तो आपको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी, और आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई भी, हर काम में आप मन लगा पाओगे, है ना? आगे ये टॉपिक है उनके। फिर उत्कृष्टता, ऊंचा उठने को तैयार हो, ठीक है ना? देखिए ये सब टॉपिक है ना? एक्सीलेंस, उत्कृष्टता का ही इंग्लिश में एक बुक है, एक्सीलेंस, ठीक है? आगे इन्फाइनाइट पोटेंशियल अनलिमिटेड सक्सेस के ऊपर एक बुक है आचार्य जी की, ठीक है? फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस संकल्प संघर्ष आजादी के ऊपर एक बुक है ना? लिखनी है नई कहानी, युवाओं के संग संवाद हुआ है, बात हुआ है, वो एक बुक है। मन गलत दिशा क्यों भागता है, ये सब मतलब ये टॉपिक्स हैं, आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल देखिए, और आप विजिट कीजिए आचार्य जी की पुस्तकों को, बहुत आपको जीवन में लाभ मिलेंगे विद्यार्थी जीवन में, है ना? साहस एक बुक है, इसमें ये टॉपिक्स हैं। समय एक बुक है जिसमें ये सब टॉपिक है, समय यूं ही फिसल ना जाए जिंदगी, है ना? फिर संघर्ष एक पुस्तक है, अपने विरुद्ध, संघर्ष अपने विरुद्ध, है ना? ये टॉपिक्स हैं आपको मिलेंगे देखने को। फिर ज्ञान मस्ती, आचार्य प्रशांत की बच्चों के साथ गपशप हुआ है, वो एक पुस्तक है ना? फिर पंचतंत्र के ऊपर एक पुस्तक है जिसमें कहानियां दिया हुआ है, और ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसमें कहानियों के साथ आचार्य जी की शिक्षाएं भी है ना? फिर वैसे तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन मैंने वही बताया है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मददगार है, और ये सब भी बहुत मददगार है। सारे पुस्तकों को आपको जरूर से जरूर आप देखिए, विजिट कीजिए, समझिए, है ना? देखिए 160 से अधिक पुस्तकें हैं आचार्य जी की, आप देख पा रहे होंगे, है ना? तो ये पुस्तकों को यदि आप लेना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आपको प्ले स्टोर में टाइप करना होगा आचार्य प्रशांत ऐप, आचार्य प्रशांत जी करके टाइप करना होगा, आपको एक ऐप आएगा। ये टाइप को आप अगर आपके फ़ोन में डाउनलोड है तो ठीक है, और नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेरे फ़ोन में डाउनलोड है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा, है ना,
आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, आप नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने पर आप फिर आपको देख पा रहे होंगे, आप लॉगिन विद गूगल दिख रहा होगा और ईमेल, लॉगिन विद ईमेल दिख रहा होगा, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, लॉगिन विद गूगल पर क्लिक कीजिएगा, है ना। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आपका अकाउंट चूज करने के लिए आ जाता है, आप अकाउंट चूज करते हैं और फिर आप लॉगिन हो जाते हैं, है ना। इसमें आप क्या कीजिएगा, आपको ये 3 डॉट जो कॉर्नर में दिख रहा होगा, हाँ मैं आपको शो करता हूँ, 3 डॉट देखिए, कॉर्नर में 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आपको फिर आपको ऑल बुक्स पर जाना है, ठीक है ना, ऑल बुक्स पर जाइएगा। हाँ, आपका बुक आ चुका है, ठीक है ना। आप जैसे कि मान के चलिए कुछ भी बुक आप लेना चाहते हैं, मान के चलिए कि आप विद्यार्थी जीवन का ही बुक लेना चाहते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिएगा, विद्यार्थी जीवन बुक के ऊपर टाइप कीजिएगा और फिर आप इस पर हार्ड कॉपी पर आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी पर टाइप कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट हो जाएगा क्रोम के साथ, ठीक है। और यहाँ पर आप बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं आचार्य प्रशांत जी का ऐप के बारे में। तो ऐप में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको क्या क्या लाभ होंगे। आचार्य प्रशांत जी के ऐप में आप आचार्य प्रशांत जी की सर्कल में रहेंगे, है ना। पहली बात, आचार्य प्रशांत जी के सर्कल में आप रहेंगे, है ना। वर्ल्ड में जितनी फिलोसफी है, फिलोसफर को आप जान पाएंगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में जान पाएंगे, है ना। साइंस के बारे में बहुत सी साइंस की बातें आपको यहाँ मिलेंगे। इंडियन फिलोसफर जितने भी हैं उनके बारे में, वर्ल्ड फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर के बारे में आप जान पाएंगे, ठीक है ना। लोक धर्म के बारे में क्या क्या बातें हैं वो जानेंगे, करंट अफेयर जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे, डिजिटल सर्विलेंस जानेंगे, ठीक है ना। पेरेंटिंग कैसे करना है वो जानेंगे, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जानेंगे, पोएम, बहुत से अच्छे अच्छे पोएम आपको मिलेंगे आचार्य जी की, है ना। और अन्य लेखकों का भी पोएम आपको देखने को मिलेगा, बुक्स मिलेंगे। जनरल इंस्पायर्ड, आप इंस्पायर होंगे बहुत से लोगों से, है ना, महान व्यक्तियों से। अच्छी अच्छी जो आपको नई सीख देती है वैसी मूवी की आपको जानकारियाँ यहाँ मिलेंगी। आपको कोट्स मिलेंगे, ठीक है ना। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको बातें, कैसे संघर्ष करना है, कैसे स्पोर्ट में आपको जीत हासिल करना है, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ये आरंभिक नगर अध्याय 4 हमारा गौरव कक्षा 6 की पुस्तकें, है ना। तो शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को, है ना। आप सोचें कि एक एक आदमी जग जाए तब दुनिया बदलेगी। आप सोचें कि एक एक आदमी जग जाए तब दुनिया बदलेगी, तो दुनिया फिर बदलने से रही, ठीक ना। हमें शेर लोग चाहिए जो सबसे आगे बढ़ के दहाड़े, जो नेतृत्व दे पाए, है ना, जो नेतृत्व दे पाए, जो लीडर बन पाए। तब बनेगा काम, ठीक है ना, तब काम बनेगा। सिर्फ 1% ऐसे लोग चाहिए, बाकी 99% लोग खुद ही पीछे पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आचार्य जी का कहना है, ओके। तो हम चलते हैं आगे पाठ की ओर। आरंभिक नगर अध्याय 4 पलामू की सैर। पलामू आप जान रहे होंगे, झारखंड राज्य में स्थित है, एक जिला है ना। शोएब पलामू भ्रमण, पलामू क्या घूमने गया है, घूमने को लेकर काफ़ी उत्साहित था, मतलब बहुत इच्छा था उन्हें घूमने का, पलामू घूमने का, है ना। वह परिवार के साथ बेताल नेशनल पार्क में 5 किलोमीटर दूरी औरंगा नदी के तट पर अव्यवस्थित पलामू किला घूमने अवस्थित मतलब वहाँ पर स्थित पलामू किला घूमने पहुँचा, ठीक है ना। वहाँ उसने पुराने और नए किले को देखा, पुराने किलों को भी देखा और नए किलों को भी देखा। उनके बाल मन में, उनके बच्चे वाले मन में कई प्रश्न कौंध रहे थे, ठीक ना। इस पुराने खंडहर को क्यों संरक्षित कर किया जा रहा है, क्यों बचा के रखा गया है, ठीक ना। उसकी वजह कोई नई इमारत, उसकी जगह में कोई नई इमारतें क्यों नहीं खड़ी कर दी जा रही है, ठीक ना। क्यों इसे बचा के रखा गया है, पुरानी इमारतों को, नई इमारतें क्यों नहीं खड़ी कर दी जा रही है, ये उसके मन में सवाल कौंध रहा था, ठीक ना। इन खंडहरों के प्रति लोगों में आकर्षण और अपनापन क्यों है, ऐसा क्यों है, ये पूछ रहा है कौन, शोएब, ठीक है, अपने परिवारों से। प्राचीन सभ्यता, प्राचीन सभ्यता मतलब, प्राचीन मतलब तो पुराना होता है, सभ्यता मतलब क्या होता है, जो मानव समाज विकास से जुड़ी है। जैसे कि मानव समाज का विकास से जुड़ी है, कि पहले कैसे थे लोग, अब कैसे हो जा रहे हैं, तो ये मानव समाज के विकास से जुड़ी है, ठीक है। प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष खंडहरों में भी मिलते हैं। खंडहरों में क्या मिलते हैं, प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष, अवशेष मतलब आप समझ सकते हैं बचे हुए हिस्से, जो पहले बर्तन यूज हुआ करते थे, जितने भी सिक्के यूज हुआ करते थे, जो भी जानवर पाले जाते थे, या मनुष्य के कंकाल, मतलब बीते हुए कल के जो भी अवशेष, बचे हुए हिस्से जो पाए जाते हैं उसे अवशेष कहते हैं। और खंडहर किसे कहा जाता है, जैसे कि धंसा हुआ घर, पहले के जो निर्मित घर थे, बने हुए घर थे, वो, है ना। अब देखिए
ये अतीत की कहानी को बताने का एक माध्यम है। इसे क्यों संरक्षित किया जाता है? अब शोएब का उत्तर मिल गया। शोएब कह रहा था कि ये इन इमारतों को, खंडहरों को क्यों नहीं धंस दिया जाता है और नई इमारतें इनकी जगह में क्यों नहीं खड़ा कर दिया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये अतीत की कहानी, बीते हुए काल की कहानी को बताने का एक माध्यम है, जरिया है, ठीक ना। इसीलिए इसे नहीं धंसा जाता है और नई निर्माण नहीं बना नया इमारतें नहीं बनाई जाती है और इसका सुरक्षा भी किया जाता है, ठीक है। और इससे लोग आकर्षित भी होते हैं और इसे अपनापन मिलता है लोगों को इसे देख करके, ठीक ना। इसलिए आज ये हमारी धरोहर है, ठीक है। धरोहर मतलब क्या होती है? वह संपत्ति, धरोहर मतलब वह संपत्ति, वस्तु, गुण या परंपरागत जो किसी व्यक्ति, समाज को उसके पूर्वजों से विरासत में मिली है या जिसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास सुरक्षित रखने के लिए सौंपा जाता है, ठीक ना। मतलब जो पूर्वजों से मिली है ऐसी संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं? धरोहर, ठीक ना। आज के हजारों वर्ष पूर्व की सभ्यताओं के अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इत्यादि स्थलों पर खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुए हैं। देखिए, आज से जो हजारों साल पहले जो सभ्यता के अवशेष जो मिले हैं, हजारों साल पहले के जो सभ्यताएं थे, जो भी समाज थी, जो भी चीज़ें यूज किया जाती थी, जो भी चीज़ें खाई जाती थी, पी जाती थी, जैसा दैनिक जीवन था, वो उसका जो अवशेष हमें कहाँ मिला है? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में मिली है। ये स्थलों में खुदाई से खंडहरों के रूप में ही प्राप्त हुआ है, खंडहरों के रूप में ही खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है। आइए इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक ना। हड़प्पा सभ्यता की कहानी। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभ्यताओं में से एक है, ठीक। ये प्राचीन सभ्यता मतलब पुरानी सभ्यता में से एक है। हड़प्पा की खोज प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता दयाराम सानी और मोहनजोदाड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। मतलब इन दोनों पुरातत्ववेत्ता ने किया था, इन दो पुरातत्ववेत्ता ने किया था, ठीक ना। पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करता है, जैसे कि अवशेषों का, ठीक ना। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिले और मोहनजोदाड़ो सिंध के लारकाना जिले में स्थित है। दोनों स्थल वर्तमान में अभी पाकिस्तान में है, ठीक ना। दोनों नगर विस्तृत भूभाग में फैले हुए हैं, मतलब बहुत बड़े भूमि के भाग में, जगह में फैले हुए हैं, बहुत बड़े जगह में फैले हुए हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा एक ऐसा खंडहर है, ऐसा जगह है, ऐसे टूटा फूटा इमारत है जहाँ की ईंटों से आज भी नए घर एवं नालियाँ को निर्माण किया जा सकता है। मतलब ऐसे मजबूत ईंटें हैं कि आज भी उसका उपयोग किया जा सकता है दोबारा, है ना। हड़प्पा नगर सबसे पुराने शहरों में से एक है, ठीक ना। सबसे पुराना शहर पूछा जाए तो कौन सा शहर है? हड़प्पा शहर। चूंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पा नगर कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना ही उपयुक्त समझा गया, मतलब अच्छा, सही समझा गया। उपयुक्त मतलब सही समझा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इसका निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था, ठीक। आगे पेज में चलते हैं हम लोग। देख पा रहे होंगे आप, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। रेडियो कार्बन के अनुसार, इसका विश्लेषण पद्धति के अनुसार उपयोग करके पता लगा गया कि इसका जो सर्वमान्य जो तिथि है वो 2500 ईसा पूर्व, ठीक ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले से लेकर के 1750 ईसा मसीह पूर्व माना गया है, ठीक है। हड़प्पा की नगरीय विशेषता क्या है? हड़प्पा के जो नगर थे उसकी विशेषता क्या है, गुण क्या है?
क्या अलग था, ठीक है ना, वो हम लोग समझते हैं। इतिहासकारों के अनुसार, इतिहासकार किसे कहते हैं? जो इतिहास का अध्ययन करता है, जो इतिहास का पढ़ाई करता है, ठीक ना। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसी कई नगर दो भागों में बांटे हुए हैं। कितने भागों में? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा दो भागों में बांटे हुए हैं। पर यह पश्चिम भाग छोटा और ऊंचाई पर बना था। पश्चिमी भाग जो है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का वो ऊंचाई पर बना हुआ है और छोटा स्थान पर है, ठीक ना। पूर्वी हिस्सा बड़ा व निचले इलाके में था। संभवतः ये संभव हो सकता है कि पश्चिमी भाग में शासक वर्ग रहा करते थे। जो ऊंचाई वाला क्षेत्र था, जो छोटा सा क्षेत्र था, वहाँ शासक रहा करते थे, राजा महाराजा, ठीक ना, राजकुमार, ये सब रहा करते थे। और निचली भाग में लोग रहा करते थे, है ना। इसलिए इसे नगर दुर्ग कहा गया। इसलिए उसे क्या कहा गया? जो जिसमें ऊपर वाले हिस्से में जहाँ राजा महाराजा रहा करते थे, शासक लोग रहा करते थे, उसे दुर्ग कहा गया, ठीक ना। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोग के रहने का कारण इसे निचला नगर कहा गया। उसे ऊपर वाले को दुर्ग कहा गया और नीचे जो सामान्य लोग, नॉर्मल लोग रहा करते थे, आम जनता रहा करते थे, इसलिए उसे क्या कहा गया? उसे निचला नगर कहा गया, ठीक ना। दोनों भागों की चहारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। दोनों भागों की जो चार दीवारी होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। ये ईंटें अच्छी एवं लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई में आज की ईंटों से बड़ी थी। सभी प्रकार से, लंबाई में भी, मोटाई में भी, चौड़ाई में भी, सब प्रकार से आज की ईंटों में वो बहुत ज़्यादा थी, दुगुना थी, ठीक ना। हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के भवन बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े भवन होते थे उसमें। इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। उस समय के भवन निर्माण कला किस प्रकार की थी ये पता चलता है। उस समय के लोग कैसे बनाया करते थे, है ना। अब देखिए, इससे उस काल के लोगों की भवन निर्माण कला का पता चलता है। वृहत स्नानागार मोहनजोदाड़ो का एक का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। वृहत स्नानागार जो है, मतलब वृहत मतलब बड़ा, स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, जो नहाने के लिए जो एरिया बनाया जाता था उसे वृहत स्नानागार कहा जाता है, ठीक ना। तो वृहत स्नानागार मोहनजोदाड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध मतलब फेमस स्थल है, ठीक। यहाँ बहुत से लोग घूमने जाया करते हैं। इसको बनाने में पक्की ईंटों और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः क्या होता था, किसके लिए होता था? यह संभव है कि ये धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए बना था। ये धर्म अनुष्ठान, जब भी धार्मिक कोई पूजा पाठ हुआ करता था तब यहाँ लोग नहाने जाया करते थे। यहाँ ऐसा माना जाता है, ठीक है। जिसका उपयोग सभी लोग करते थे, नॉर्मल लोग भी करते थे और शासक सब भी करते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे और पीछे अनेक छोटी छोटी कमरे निर्मित थी। अब देखिए, स्नानागार के आमने सामने क्या था, बगल मतलब किनारे किनारे क्या था, छोटी छोटी कमरे बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो स्त्रियां होती थी वे कपड़े बदला करती थी शायद उस कमरों में, है ना, छोटे छोटे कमरों में, है ना। आगे देखिए, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार के समीप बने कमरों का प्रयोग किस रूप में होता था? तो मैंने बता दिया उत्तर। आगे, हड़प्पा जैसे कई नगरों में अनाज रखने के लिए अन्नागार, राजकीय भंडार बने थे। मतलब अनाज रखने के लिए, अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार बनाया गया था। इनमें संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। ये अनाज कहाँ से आता था? जो जनता द्वारा ही कर के रूप में, टैक्स के रूप में वसूला जाता था, उसे ही यहाँ रखा जाता था, ठीक ना। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण भवन है। ये बहुत महत्वपूर्ण भवन है, ठीक है। इनके रख रखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी और उसका जो देख रेख, सुरक्षा का किस पे जिम्मेवारी था? पदाधिकारियों। एक इसके लिए एक पद दिए गए थे अधिकारियों का, उन अधिकारियों का ये जिम्मेवारी था। अब देखते हैं, कालीबंगा राजस्थान में है। एक कुएं के समीप 7 आयताकार बेदियों एक पंक्ति में मिली है। राजस्थान में कालीबंगा में
एक कुएं के समीप कुएं के सामने 7 आयताकार बेदियां, मतलब बेदियां क्या होता है, जैसे कि यज्ञ करते समय जो बेदी बनाया जाता है आयताकार इस टाइप से, ठीक ना, उसे कहते हैं। तो पंक्ति में 7 मिले हैं, ठीक ना। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे, कर्म कांड पर विश्वास रखते थे पहले के लोग भी, ठीक ना। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों पर सर्प की आकृति मिली है। लोथल में 3 बर्तन के टुकड़ों में सर्प मतलब सांप का फोटो मिला है, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि वे लोग नागराज की पूजा करते थे, सांपों की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खास विशेषता क्या है, खास गुण क्या है, यह भी थी कि वहाँ की इमारतें दो या वहाँ की इमारतें 2 या 3 मंजिलों में होती थी, मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक होती थी, ठीक है। वो इमारतें 2 या 3 मंजिलें होती थी। घरों आंगनों में ही खुलता था, जैसे कि घर आंगन में ही खुलते थे, ठीक ना। आंगन से हर घरों के पानी का निकास के लिए नालियाँ बनी होती थी। देखिए अभी जैसा नहीं हो पा रहा है वैसा पहले हुआ करता था, सोचिए। अभी तो हो रहा है लेकिन बहुत जगह नहीं भी हो रहे हैं, जिसके कारण अभी ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल गंदा हो गया है, जिसके कारण गाँव में भी पानी घुस जा रहा है, घर घर में पानी घुस जा रहा है ना। तो देखिए पहले के लोग कितने बुद्धिमान थे कि अपने आंगन से नाली निकाला करते थे, ठीक है। जो सड़क किनारे बनी सार्वजनिक नालियों से मिलती थी, और वो जो घरों से आंगनों से जो नालियाँ निकाली जाती थी पानी का, वो सार्वजनिक नाली में मिली होती थी। जो सड़क किनारे जो नली होती थी उस पर मिली होती थी। सोचिए पहले के लोग इतने मॉडर्न थे, है ना। शहर में किसी तरह की गंदगी दिखाई नहीं पड़ती थी, ठीक। हर मोहल्ले में पक्की सड़कें बनी होती थी। सड़कों की बनावट ऐसी होती थी, जहाँ चौराहा होता था वहाँ सड़कें 90 डिग्री के समकोण की तरह दिखाई पड़ती थी। जैसे कि जहाँ चौराहा होता था ऐसा चौराहा, ठीक ना। देखिए ऐसा उधर से भी रास्ता है, उधर से भी है। चौराहा 4 तरफ का राह, चौराहा मतलब 4 तरफ का राह। तो देखिए ये 90 डिग्री के जैसा दिखता था, ये इससे 90 डिग्री, ये इससे 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री के जैसा दिखता था चौराहा, ठीक है ना। ऐसे रास्ता बना होता था। वर्तमान में ईंटों की जुड़ाई के लिए सीमेंट, बालू, कंक्रीट उपलब्ध है, ठीक है। जुड़ाई के लिए तो ये सब उपलब्ध है। हड़प्पा काल में ईंटों की जुड़ाई कैसे होती होगी, या तो सूखे चूने से या तो मिट्टी से होती थी होगी, है ना। नगरीय जीवन कैसा होता था, नगर का कैसा जीवन होता था, वो अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। हड़प्पा एक विकसित नगर था, इसमें नालियाँ होती थी, ईंटे के सारे चीज़ बने होते थे, और खाने पीने के सारे सुख सुविधाएं थी, ठीक है ना। अनाज लोग उगाना जानते थे, ठीक। अधिकतर लोग शहर में ही रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। शासक के जो महल होते थे राजा महाराजा के, वो बड़ी सुंदर होते थे। महलों के निर्माण के लिए महलों को जो बनाने के लिए क्या किया जाता था, धातुओं का, कीमती पत्थरों का और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरी जगहों से मंगवाए जाते थे। मतलब जो काम के चीज़ होते थे, बहुमूल्य चीज़ होते थे, वो दूसरों जगह से भी मंगा करके और महलों का निर्माण किया जाता था, ठीक ना। शासक वर्ग के लोग मन को मतलब हार तथा सोने चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए किया करते थे। वे ही हमें अभी ये सब का आदत बना दिए हैं कि हार, सोना चांदी का भाव को उन्हीं लोगों का काम है इनका मूल्य को बढ़ाना, है ना। वे यदि शौक के लिए यूज नहीं किया करते तो अभी इसका ये नॉर्मल धातु है। सोना चांदी क्या है, धातु है। जिस तरह लोहा है, जिस तरह हमारा तांबा है, कांसा है, लेकिन सोना चांदी को बहुमूल्य बना दिया है। क्यों? क्योंकि पहले से ही इसे शौक के लिए पहना करते थे और लोग इसे बहुत बहुमूल्य देते हैं, ठीक ना। नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार और शिल्पकार लोग रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग क्या करते थे, लेख संबंधी कार्य का निष्पादन करते थे। जितने भी लिखने वाले कार्य होते थे वे
इसका कार्य क्या करते थे? शिल्पकार लोग क्या करते थे? सिक्कों की ढलाई तथा कलाकार लोग नक्काशी का काम किया करते थे। सिक्का का ढलाई होता था, उसके ऊपर जो नक्काशी, जो चित्र बनाए जाते थे, उसका काम करते थे कौन क्या करते थे? कलाकार लोग। ठीक है। व्यापारी वर्ग के लोग नगरों के अलावा दूर दूर तक व्यापार किया करते थे। व्यापारी वर्ग जितने भी थे वे नगर में तो व्यापार किया करते थे, लेकिन दूसरे दूर दूर भी व्यापार किया करते थे। ठीक है। आप देख पा रहे होंगे स्नानागार है ना, और बगल बगल में छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, है? देखिए, इस क्रम में दूसरी जगहों से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे कि अपने अपने जगहों में जो वस्तु उगाया जाता था, उस वस्तु को दूसरी जगह भेजा जाता था, और उस जगह जो वस्तु प्रसिद्ध था, उस वस्तु को अपने जगह मंगाया जाता था। तो वस्तु का लेन देन, आदान प्रदान किया जाता था। ठीक ना। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्कों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां की खुदाई करवाते थे। जो शासक वर्ग होते थे, राजा महाराजा होते थे, वे क्या करते थे? अपने क्षेत्र विशेष के लिए सिक्कों पर एक विभिन्न प्रकार के, अलग प्रकार की खुदाई किया करते थे, और उसमें फोटो आकृति, विशेष प्रकार की आकृतियां होती थी। क्या आपको पता है कि नगर में रहने वाले लोगों को भोजन कहाँ से प्राप्त होता था? नगर में जो रहते थे, शहरों में जो रहते थे, उन्हें भोजन कहाँ से मिलता था? वे तो खेती बाड़ी नहीं करते थे, वे शहर में रहते थे, तो उन्हें कहाँ से मिलता था? देखिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता में लोग गांवों में भी रहते थे। गांवों में धान, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। इन खाद्यान्नों को शहर में लाकर बेचते थे। ठीक ना। इन्हीं से नगर के लोगों को भोजन मिला करता था। ठीक, बेचते थे, जिससे शहर के लोगों को खाद्यान्न प्राप्त होता था। खेतों को जोतने के लिए हल बैलों का प्रयोग होता था। मवेशियों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। यात्रा के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता था, और यात्रा के लिए भी किया जाता था, उससे भी लोगों का कमाई हो जाता था, गांव के लोगों का। ठीक है। अनूठी शिल्पकारी, अनोखा जो शिल्पकारी क्या क्या था उसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति की जब खुदाई हुई तो बहुत सी चीज़ें प्राप्त हुई। क्या क्या हुई? अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। जितने भी चीज़ें थी वो ये सब चीज़ों से बनाई गई थी। ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से क्या बनाया गया था? औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य, मतलब ज़्यादा मूल्य वाले वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, जिस पर सुंदर नक्काशी, मतलब अच्छा वहाँ फोटो, ड्राइंग, ये सब उसको डिज़ाइन दिया जाता था। आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक ना। मनके मतलब हार, बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। देखिए, मनके मतलब हार हो गया, बाट मतलब देखिए वजन तौलने के लिए जो बनाया जाता था, वो सामग्री को कहते हैं बाट। और फलक मतलब काटने के लिए जो वस्तु बनाया जाता है। देखिए यहाँ फोटो में दिया हुआ है, किसी भी चीज़ को काटने के लिए। ठीक है। और ये मन का, ये हार हो गया, आपके मन की हार। ठीक। यह कहा जाता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे। स्वर्णकार जो होते थे, सुनार जो होते थे, और कलाकार जो होते थे, वे बड़ी पारंगत थे, मतलब बहुत इसमें हुनरमंद थे, बहुत हुनर थी इनकी, बहुत तेज थे बनाने में, है ना। चित्र क को ध्यान से देखिए। ये हड़प्पा काल में प्रचलित बाट का चित्र है। इसे चट पत्थर से बनाया गया था। इसे क्या पत्थर से बनाया गया था? बाट को चर्ट पत्थर से। ठीक है। इसका उपयोग बहुमूल्य धातुओं या अन्य वस्तुओं को तौलने के लिए किया जाता था। इसका उपयोग क्या किया जाता था? बहुमूल्य चीज़ों को, सोना, चांदी, धातुओं को तौलने के लिए या अन्य चीज़ों को भी तौलने के लिए किया जाता था। अब चित्र ख को देखिए। यह मन के हार का चित्र है। ठीक है ना। देखिए ये हार कौन है? मन के हार का चित्र का है। देखिए मन के मतलब हार का चित्र है। इनमें से कई मन के कर्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। ये
कई जो हार थे वे क्या से बनाए गए थे, कर्निलियन पत्थर से, ठीक है ना। और बाट किससे बनाए, कौन से पत्थर से, चर्ट पत्थर से बनाए गए थे, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, पत्थरों को काट या तराश कर मनके बनाए गए थे। माला बनाने के लिए मनकों के बीच में छेद किया जाता था, मतलब बड़ी मेहनत का काम था ये सब। अब चित्र ग में देखिए, ग में आपको फलक दिखाई पड़ रहे हैं। सुंदर फलक बनाए गए जिनका उपयोग किसी चीज को काटने के लिए किया जाता था। मोहनजोदाड़ो में बुने हुए सूती कपड़े का टुकड़ा मिला है। मोहनजोदाड़ो में सूती कपड़े का टुकड़ा भी मिला है, ठीक है ना, बुने हुए सूती कपड़े का। इसके अलावा चांदी के बर्तन और तांबे की कुछ वस्तुओं में सूत कपड़े के टुकड़े और धागे चिपके हुए प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मतलब सूत कपड़े के साथ क्या चिपके हुए थे, तांबे की कुछ वस्तु चिपके हुए थे, ठीक है ना। अब अध्याय 3 में आपने जिन गांवों के बारे में पढ़ा है वह क्या वहाँ भी धातुओं का प्रयोग होता था? बिल्कुल होता था। क्या वे पत्थरों के बांट बनाते थे? ये तो नहीं होता था, क्योंकि उस समय आदान प्रदान, ये बेचना खरीदना, ये सब उस समय नहीं परंपरा थी शायद, है ना। नहीं नहीं, बिल्कुल थी होगी, है ना। तो ये तो नहीं पढ़ा था हमने। अब देखिए, आगे देखते हैं। शायद उस समय बांट, पत्थरों के बांट, क्योंकि हमने जितने भी राज्यों के बारे में पढ़ा था वे वहाँ तो कुल्हाड़ियों का भी उपयोग किया जाता था, चांदी के भी, कांसा का भी, तांबा का भी सामान मिला था, मतलब उपयोग किया जाता था होगा बांट का भी, ठीक है ना। देखते हैं, कई अन्य स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तुओं पर सूत कपड़े का छाप देखने को मिलती है। अतः कहा जा सकता है कि इस समय सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग विकसित था। देखिए, सूती के जो बुनाई किए गए टुकड़े जो मिलते हैं उससे पता चलता है कि उस समय सूती के उद्योग भी थे होंगे, सूती का बुनाई भी होता था होगा। ऐसा प्रमाण मिलता है कि कताई के लिए तालिकाओं का प्रयोग किया जाता था। तालिकाएं मतलब सूत काटने वाला एक यंत्र है जिसका प्रयोग किया जाता था, ठीक ना। मुहर और मुहरबंदी क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए मुहर का प्रयोग होता था। थैला को बंद करने के बाद उसके ऊपर हिस्सों में लगे गांठों पर मिट्टी का लेप लगाकर मुहर लगाई जाती थी, ठीक ना। मिट्टी का लेप लगा करके मुहर लगा दिया जाता था। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहा जाता है। मुहर की छाप का नहीं टूटना इस बात को बताता है कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए, ये सब मुहरबंदी हुआ करती थी इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए, लोथल का जो बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब जहाँ पानी जहाँ रुका करते थे, यहाँ से लोग पानी जहाज़ों में सवारी होकर के दूसरी एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, ठीक है। लोथल का बंदरगाह, उपयुक्त वस्तुओं का निर्माण कुशल कारीगरों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाता था। जो उपयुक्त वस्तुएं होती थी, मतलब काम की जो वस्तुएं होती थी, उसका जो उसको कौन बनाया करता था? कुशल, मतलब जो उसमें निपुण होते थे, तेज होते थे बनाने में, वैसे कारीगर और विशेषज्ञ बनाया करते थे, ठीक ना। किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाता है। मतलब किसी चीज़ को बनाने के लिए वो परीक्षण किया हुआ है, मतलब पढ़ाई किया हुआ है, वो ट्रेनिंग लिया हुआ है, उसे उसे क्या कहते हैं? उस चीज़ का उसे विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर का पढ़ाई किया हुआ है तो उसे मतलब उसे विशेषज्ञ कहेंगे शरीर का, ठीक ना, इस टाइप का। जैसे पत्थर तराशना, मन के हार चमकाना, फिर मुहरों पर पचीकारी करना आदि। मुहरों पर पचीकारी मतलब देखिए ये जो मुहरों पर पचीकारी किया गया है, ड्राइंग बनाया गया है, यहाँ बैल का ड्राइंग है, हिरन का ड्राइंग है, ये सब जो बनाया गया है ये पचीकारी काम हो गया, ठीक ना। आगे देखिए, चित्र 4.5 को देखने से यह पता चलता है कि मूर्ति का चेहरा बड़े आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी भी अच्छी तरह से बनाई गई है। इससे काम
कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है ऐसा काम, कोई विशेषज्ञ मूर्तिकार ही कर सकता है ऐसा काम, इतना सुंदर बनाना, है ना। इन सुंदर मूर्तियों को केवल पुरुष ही बनाते थे, इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें स्त्री और पुरुष दोनों बनाते होंगे, ठीक ना। कोई प्रमाण नहीं मिला है, इस चलते हम लोग कह सकते हैं कि या तो स्त्री भी बनाती होंगी या पुरुष भी, क्योंकि ज़्यादातर समय तो स्त्री ही घर में रहा करती थी, तो खाली समय में शायद बनाया भी करती थी होंगी, है ना। विश्व की अन्य सभ्यताएं क्या क्या हैं, ठीक है। जिस समय हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में हो रहा था, ठीक ना, हड़प्पा सभ्यता का जिस समय विकास हो रहा था उसी समय विश्व के अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थी, जैसे कि मेसोपोटामिया हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। समकालीन मतलब सम, एक ही समय का, एक ही काल का सभ्यता था, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जिस समय का था उसी समय का मेसोपोटामिया भी था, इसीलिए कहा गया समकालीन सभ्यता, ठीक ना। यह दजला मतलब टिग्रेरिस और फरात नदियों के बीच विकसित हुई, मतलब ये जो दजला और फरात नदी, ये नदी का नाम है, दजला और फरात ये नदियों का नाम है, इन नदियों के बीचों बीच में ये विकसित हुई थी मेसोपोटामिया। नदियों के बीच में क्यों, क्योंकि आप जान ही रहे होंगे कि पीने के लिए पानी चाहिए, खेती करने के लिए पानी चाहिए, हर चीज़ों के लिए पानी चाहिए, है ना। इसमें आधुनिक इराक, अभी के जो इराक के लोग हैं वो भी वहाँ रहा करते थे, इसीलिए कहा गया है आधुनिक इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान के क्षेत्र शामिल थे। इसे कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, कांस्य युगीन, मतलब जहाँ कांसा का उपयोग किया जाता था इस युग में, कांसा का सभी चीज, कांसा का बहुत सा वस्तु उपयोग किया जाता था, इसीलिए क्या कहा जा रहा है, कांस्य युगीन, ठीक ना, का उद्गम स्थल था। उद्गम मतलब यहाँ से शुरुआत हुई थी कांसा का, ठीक ना। अब देखिए मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच, और मेसोपोटामिया तो हुआ ही था दो नदियों के बीच में, ठीक ना। किस किस नदी के बीच में हुआ था, दजला और फरात नदियों के बीच में हुआ था, है ना। सैन्धवा निवासियों का विश्व के अन्य कई देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध था। जो सैन्धव निवासी जो थे वे अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रखते थे। लोथल एवं अन्य सैन्धव नगरों से मेसोपोटामिया की विविध वस्तुएं जैसे खानेदार, मनके, सेल खड़ी का बटन आदि मिली है, ठीक ना। देखिए लोथल एवं सैन्धव नगरों में क्या क्या मिला है, सैन्धव नगरों में मेसोपोटामिया की विविध मतलब अलग अलग वस्तुएं मिली है, ठीक ना। उस मेसोपोटामिया की खुदाई में हड़प्पा मुल्क का तांबा का सिंगार दान मिला है, जैसे कि सिंगार दान, ठीक ना, सिंगार का दान मतलब सिंगार रखने वाला चीज मिला है, ठीक है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा का सिंगार दान मिला है, मतलब वे बहुत सी चीज़ों को मतलब वहाँ से लाया करते थे, ठीक ना, हड़प्पा से लाया करते थे मेसोपोटामिया में, क्योंकि समकालीन था, एक ही समय में दोनों सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक ना। मेसोपोटामिया का इमारत देख सकते हैं आप, ये मेसोपोटामिया का इमारत है। फेंस को बालू या स्फटिक पत्थरों के चूना से चूर्ण करके को गोंद से मिला करके बनाया जाता है। बाद में इस पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है। इस परत का रंग सामान्यतः नीला या हल्का होता है, ठीक ना। फेंस से निर्मित मनके मतलब हार, चूड़ियाँ और बाले और छोटे बर्तन मिले हैं। फैन से ये सब चीज़ें मिली है बनी, ठीक ना। अब देखते हैं हड़प्पा प्रमुख स्थल है जो कि किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे था। और सबसे पहले खोजकर्ता इसका कौन था, दयाराम
साहनी एवं माधोस्वरूप वत्स, ठीक है ना। ये कब खोजा गया था? 1921 ईस्वी में। ये अभी कहाँ स्थित है वर्तमान में? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला में, मोंटगोमरी जिला में स्थित है ये। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे, राखाल दास बनर्जी ने खोज किया था इसका 1922 में, एक साल बाद, हड़प्पा के एक साल बाद। तो सबसे शुरुआती नगर हम लोग हड़प्पा को ही मानेंगे। पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिले में है। चान्हू सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार ने इसका खोज किया था 1931 में। सिंध प्रांत पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये तीनों पाकिस्तान में ही है। लोथल भोगवा ने भोगवा नदी के किनारे है। और रंगनाथ राव ने खोज किया था 1955 एवं 1962 में इसकी खोज की गई थी। गुजरात का अहमदाबाद जिला में है। रोपड़ सतलुज यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया था। सतलुज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा ने खोज की थी 1953 में और 1956 में। पंजाब के रोपड़ जिला में है। कालीबंगा, ये किस नदी के किनारे है? घग्घर बी लाल एवं बी के अय्यर ने खोजा था 1953 ईस्वी में। राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में है ये, ठीक है ना। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट ने खोजा था 1990 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में, ठीक है। गुजरात का कच्छ जिला में ये स्थित है। देखिए हड़प्पा की एक मुहर ऐसा था चित्र, देखिए इसमें बना हुआ है। पक्की मिट्टी के खिलौने कैसा हुआ करते थे ये देख सकते हैं, ठीक है ना। गैंडे, शेर, चीते, है ना, मुर्गियाँ दिख पा रहे होंगे आपको, कुत्ते, है ना। जानने के लिए शब्द: पुरातत्ववेत्ता, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट, जो अवशेषों का अध्ययन करते हैं। स्नानागार, ग्रेट पब्लिक बाथ, बड़ा सा लोगों का नहाने का जगह। चिनाई मतलब एडिंग, सिंगारदान, कॉस्मेटिक पोट। अन्नागार, ग्रेनरी, शिल्पकार, आर्टिसन, खादान, फूड। नगर दुर्ग, सिटाडल, ठीक है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अभ्यास आइए जाने, ठीक है ना। अभ्यास आइए जाने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हड़प्पा नगर खालिस्तान में अवस्थित है। हड़प्पा नगर कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। हड़प्पा नगर की इमारतें खालिस्तान ईंट से बनी थी। क्या ईंट से बनी थी? पक्की ईंटों से बनी थी। कालीबंगा खालिस्तान राज्य में अवस्थित है। कहाँ? राजस्थान राज्य में स्थित है। वृहत स्नानागार खालिस्तान में मिला है। कहाँ मिला है? मोहनजोदाड़ो में मिला है, ठीक है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में मतलब शॉर्ट में लिखना है। हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची बनाइए। क्या क्या उपजाया जाता था? गेहूँ, चना और चावल, ठीक है ना, सरसों, ये सब उपजाए जाते थे, ठीक है। तिल, तो देखिए हमने लिखा है हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसलों की सूची क्या क्या है? गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, कपास, खजूर एवं विभिन्न प्रकार के दलहनी फसलें उगाई जाती थी। चावल की खेती के साक्ष्य सीमित हैं, जो केवल गुजरात के लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की नागरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। जो नगर में कैसा व्यवस्था था उसका वर्णन करना है हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय व्यवस्था ग्रिड आधारित थी, जिसमें कैसा था? सड़कें और नालियाँ एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी, जिससे शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे शहरों में एक गढ़ ऊंचाई पर स्थित थी और निचला शहर जहां आम लोग रहा करते थे
ऐसा होता था, ठीक ना। शहरों में सावधानीपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली भी मौजूद थी, ठीक। अन्नागार का निर्माण क्यों किया जाता था? जो किसानों द्वारा कर के रूप में वसूली किया जाता था, उसे रखने के लिए, ठीक ना। अन्नागार का निर्माण अनाज के भंडारण के लिए किया जाता था, विशेष रूप से अकाल एवं खाद्य संकट की स्थिति में निपटने के लिए यह किया जाता था, ठीक ना। जब अकाल हो जाते थे तो इन्हीं खाद्यान्नों से निकाल करके लोग खाया करते थे। मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता की कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं? पोटामिया में सिंधु सभ्यता के मुहरे, मनके और अन्य कलाकृतियाँ प्राप्त हुई है, जो दोनों सभ्यताएं के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है। जैसे कि एक प्राप्त हुआ है जो कि सिंगार दान, ठीक ना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा नगर के लोग ने महान स्नानागार का निर्माण क्यों किया? ये आपका धर्म अनुष्ठान के लिए भी किया गया था, ठीक ना, और सभी लोगों के नहाने के लिए किया जाता था। तो मोहनजोदाड़ो में मिला महान स्नानागार संभवतः विशेष अवसरों पर सार्वजनिक अनुष्ठान स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी। कैसे? हड़प्पा सभ्यता में शिल्पकारी कला अनूठी थी क्योंकि सभ्यता के विभिन्न स्थलों के प्राप्त कला के रूप में प्रतिमाएं, मुहर, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां शामिल हैं, जो उस समय के कलाकारों की ऊंची कोटि कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति को दर्शाती थी, ठीक है। आगे का क्वेश्चन क्या है? खंडहरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? हमारे अतीत की जानकारी के लिए, ठीक ना। खंडहरों की संरक्षण क्यों आवश्यक है? खंडहरों की संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वे हमें प्राचीन सभ्यताओं और उनके जीवन शैली, कला, वास्तुकला और सामाजिक संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ऐसे ऐतिहासिक ज्ञान और सांस्कृतिक धरोहर को अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद करता है, ठीक है। इसलिए हमें इसका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के उन स्थलों की सूची तैयार कीजिए जिसका वर्णन इस अध्याय में नहीं किया गया है। उस सभ्यता का आप वर्णन कीजिए जिसका यहाँ नहीं वर्णन किया गया है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको एक विशिष्ट अध्याय को संदर्भित करना होगा जिसमें हड़प्पा सभ्यता का वर्णन किया गया है। यदि अध्याय में केवल कुछ प्रमुख स्थलों का वर्णन है तो आप इन महत्वपूर्ण स्थलों जैसे लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, राखी गढ़ी, रुपड़ी, बनावली आदि की सूची बना सकते हैं, ठीक ना, जिनका उल्लेख उस अध्याय में नहीं किया गया है, ठीक। तो ये पाठ खत्म हुआ और आप बने हुए रहिए, ठीक ना। नमस्कार। कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट वीडियो के द्वारा आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा, ठीक ना। कि किसी भी बोर्ड, जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी सा बोर्ड हो या कोई भी बुक हो, कोई भी सब्जेक्ट का बुक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी लैंग्वेज में, किसी भी क्वेश्चन का आंसर को आपको चुटकी में, मतलब विदिन सेकंड आपको खोजना है, 1 सेकंड के अंदर में खोजना है। तो आप क्या कीजिएगा कि आपको आपका होम स्क्रीन में एक आइकन लाना होगा, एक विजेट लाना होगा, जैसे कि मैं आपको ला करके दिखाता हूँ, ठीक है। उसके लिए पहले क्या करना होगा कि आप जो होम स्क्रीन है उसमें होम स्क्रीन में क्या कीजिएगा कि आप लॉन्ग प्रेस कीजिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग प्रेस करने पर आपको एक ऐसा इंटरफेस दिख रहा होगा इस टाइप का, वॉलपेपर, आइकन्स, विजेट्स, तो लेआउट, ये सब दिख रहा होगा। तो आप विजेट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। विजेट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते हैं, ठीक ना, आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा, आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, गूगल दिख रहा है। अब गूगल में ही एक ऑप्शन है, गूगल 4x1 क्विक सर्च बाय टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। हाँ, तो आप जैसे ही इसे क्लिक करते हैं ये आपके होम स्क्रीन पर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये होम स्क्रीन पर आपका आ चुका है, ठीक है, आ गया है। अब इसे क्या करना है आपको कि ये जो आपको आइकन दिख रहा है कैमरा के जैसा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस खुलेगा, कुछ इस तरह खुलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, ठीक ना, तो इस तरह का खुलेगा। आप फोटो आप इसे खींच सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप फोटो खींच लीजिए इसको, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन है, आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कितना दूर का आपको चाहिए आंसर, और आप इसका आंसर आपको तुरंत ही गूगल पर मिल जाता है, देखिए, ठीक है ना। मैच द कॉलम मिल गया। अगर आप इसका डीपर नॉलेज चाहते हैं तो डीपर एआई मॉडल में आप डाइव कर सकते हैं, आपको और गहराई से इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में मिल जाएगा, है ना। यदि आप पहले से फोटो खींच चुके हैं तो आप क्या कीजिएगा कि
जैसे कि ऐसा फोटो खींचने के लिए आता है, पहले से फोटो खींच चुके हैं आप, तो यहाँ पर जाइएगा। जैसे कि गैलरी का आपको दिख रहा है ऑप्शन, इस गैलरी के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा आप, और यहाँ आपको दिख रहा होगा अलाउ एक्सेस, दिख रहा है अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। और आप यहाँ से कोई भी फोटो ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चूज कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, है ना, और आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्वेश्चन चूज कर रहा हूँ, कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं चूज कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर इसे क्लिक कर देना है। कोई भी क्वेश्चन आप चूज करके उस पर क्लिक कीजिएगा, तो आप क्रॉप कर लीजिए जितना जितना दूर का आपको यदि चाहिए उतना दूर आप क्रॉप करके, और आप क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मुझे चाहिए आंसर, तो मैं यहाँ तक क्रॉप कर लूँगा और आंसर खुद ब खुद हमें मिल जाएगा। देखिए सारा चीज़ का क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। यदि और डीप में यदि जानना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, डाइव डीपर इन एआई मॉडल, ठीक है। तो एआई के द्वारा आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। देखिए यहाँ आपको मिनटों में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी भी अर्थ नहीं समझ रहे हैं, मान के चलिए संस्कृत बुक पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी अर्थ में नहीं समझ पा रहे हैं, अंग्रेजी किताब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश किताब पढ़ रहे हैं, उसका हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी भाषा का यदि कुछ भी भाषा में है, मान के चलिए आप फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, उसका आपको हिंदी भाषा में निकालना है, ठीक है। कुछ भी भाषा आप पढ़ रहे हैं उसको आपको आपका जो नॉलेज है, आपको जो भाषा में आपका नॉलेज है वो भाषा में आप जानना चाहते हैं, तो कैसे कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले तो क्या कीजिएगा, आप प्ले स्टोर में, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाइएगा, ठीक ना। प्ले स्टोर में आप क्या टाइप कीजिएगा मैं बता रहा हूँ, सर्च में जाइएगा और यहाँ टाइप करना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेट। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट क्लिक करने के बाद देखिए इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे फ़ोन में ये डाउनलोड है, जिसके कारण ये ओपन दिखा रहा है। आपका में इंस्टॉल दिखाएगा, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा, है ना। तो मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको दिख रहा है गूगल ट्रांसलेट, तो इस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही क्लिक करते हैं आप, और एक तो कैमरा का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट फोटो ले सकते हैं, या यहाँ पर टाइप करके जो जिस भी चीज़ का आप अर्थ जानना चाहते हैं वो अर्थ निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए डॉग, DOG डॉग, डॉग का आप डॉग इंग्लिश है, ठीक है ना, डॉग इंग्लिश में होता है, उसका आप संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, ठीक है ना, संस्कृत शब्द जानना चाहते हैं, तो क्या होगा, कुकुरा, क्या होता है डॉग का संस्कृत शब्द, क्या होता है डॉग का संस्कृत शब्द कुकुरा, ठीक है। तो ऐसा पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे कि आपको यहाँ कैमरा का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मैंने बताया कैमरा का आइकन दिख रहा है, ये कैमरा के आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है ना। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको एक तो फोटो खींचने के लिए आएगा, लेकिन अगर आप पहले से फोटो खींच चुके हैं, ठीक है ना, पहले से फोटो खींचे हुए हैं, तो क्या कीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए इस आइकन पर क्लिक कीजिएगा और आपको फोटो चूज कर लीजिएगा। जैसे कि इस आइकन पर आपने जैसे क्लिक किया, और फिर क्या कीजिएगा, अलाउ एक्सेस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। अलाउ एक्सेस पर क्लिक करने के बाद आपको जो फोटो आएंगे उसको आप चूज कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने पहला फोटो चूज कर लिया, ठीक है। चूज करने के बाद आपका चूज किया हुआ फोटो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो भी सब्जेक्ट भाषा में आपको बदलना है, जैसे कि ये संस्कृत में है तो ये संस्कृत में है, आपको बदलना है हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में बदलना है, तो ये संस्कृत से हिंदी में आ गया, ठीक है। अगर आप संस्कृत से इंग्लिश में बदलना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, देखिए इंग्लिश में हो गया, ठीक है। किसी भी भाषा में बदलना चाहते हैं उस भाषा में हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल आसान है, ये आप स्टूडेंट सभी को आपको बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। यदि आप किसी इंग्लिश को आप हिंदी में बदलना चाहते हैं तो उसे भी ऐसे ही करना है, सेम प्रोसेस। क्या करना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है और फोटो चूज कर लेना है, या डायरेक्ट भी आप फोटो खींच सकते हैं, ठीक ना। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ कोई भी फोटो, इंग्लिश का कोई भी पेज, जैसे इसे मैंने चूज कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा चूज किया हुआ सारा इमेज आ गया है, तो हम फिर से एक बार चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद देखिए ये संस्कृत में लिखा हुआ है, इसे इंग्लिश कर देंगे क्योंकि ये इंग्लिश में है, और इंग्लिश का को हम संस्कृत में बदलना चाहते हैं तो संस्कृत में टाइप कर देंगे तो संस्कृत में बदल जाएगा। अगर इंग्लिश का को हम अगर हिंदी में बदलना चाहते हैं तो ये हिंदी में बदल जाएगा, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये हिंदी में हो गया है। तो इसी तरह आप हेल्प ले सकते हैं गूगल ट्रांसलेट का, ठीक है। लेकिन इन दोनों का उपयोग बिल्कुल, यदि आपको प्रश्न का आंसर नहीं आए या सारा प्रश्न आप सोल्व कर लें और चाहते हैं कि और आप अपना प्रश्न को चेक करना चाहते हैं, तब इसे यूज़ कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा, IQ आपका कम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का उपयोग कब करना है, जब बिल्कुल आपको ना आए या सारा प्रश्न बिल्कुल बन जाए, तो रीचेक करने के लिए आप कर सकते हैं गूगल लेंस का। और मैंने क्या बताया था ऐप आपको, एक गूगल ट्रांसलेट का, ये गूगल ट्रांसलेट, ठीक है।